लोकसभा की बैठक के लिए मैं आया हूँ। सन 2024 की शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी उस काम पर तेजी से काफ़ी पहले से लगी हुई है। हमारा इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत पहले से शुरू होता है, केवल उसको और गति देने के लिए, क्योंकि समय मैं कहूँगा कि उल्टी गिनती एक तरह से शुरू हो गई है। अगले चुनाव की डेट तक का टाइम टेबल हर दिन का बनना अब ये काम है। तो उस नाते से आज मैं लोकसभा की जो प्रबंध समिति है, जो विधानसभा की प्रबंध समिति है, उसकी बैठक के लिए मैं यहाँ हूँ। मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ भी मेरी बातचीत होगी, प्रमुख लोगों से होगी। और मिशन 2024 में जो हमारे नेता ने लक्ष्य दिया है 400 पार का और 370 बीजेपी के लिए, उस पर सब जुटे हैं। और ये क्षेत्र मैं कहूँगा कि उस लक्ष्य में बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ बढ़ोतरी करेगा। जोरदार तैयारी है। लोगों में एक ऐसा वातावरण है जो नीचे बदलाव आए हैं, चाहे वो स्वच्छता के मिशन को लेकर हो, हर घर शौचालय, गरीबों को घर लेकर हो, रसोई गैस को लेकर हो, गरीबों को अन्न को लेकर हो, देश के गौरव में चंद्रयान के कारण हो, सूर्ययान के कारण हो, चाहे देश की चाहे किसानों को सम्मान मिलने के कारण, विश्व में भारत के नागरिकों का, भारत का सम्मान बढ़ने के कारण हो, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का यश है, उन्हें एक प्रतिष्ठित होने के जो अभियान इस समय में हुए हैं, प्रयास हुए हैं, हमारे देवस्थानों की जो पुनर्प्रतिष्ठा हुई है, राम मंदिर का जो काम 500 साल बाद हुआ, इस सब का गौरव है लोगों के मन में। और इस गौरव के लिए और आगामी तेजी से विकसित भारत बने, हमारी इकोनॉमी तीसरे पायदान पर पहुंचे 5 में से, इस लक्ष्य को लेकर हर भारतीय चाहता है कि फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बने। उसी अभियान का हिस्सा बनने के लिए मैं आज यहाँ हूँ। सर, बात की जाए जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर का लोकसभा का चुनाव है, जहाँ आपके सांसद हैं, उनका विरोध है, आपके ही पार्टी के कुछ लोग हैं जो उनका खुलेआम विरोध कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब जो है वो एंटी इनकम्बेंसी को इनकम्बेंसी में बदलने में सब जगह सक्षम हुई है। कहीं इन्हीं चीज़ों के कारण से कहीं भी कोई चीज़ें होती हैं, भारतीय जनता पार्टी का संभालने का, आगे बढ़ने का सामर्थ्य अब पर्याप्त है। इसलिए मैंने कहा, गुजरात में हम इतने वर्षों से उत्तर प्रदेश में लगातार आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में लगातार आ रहे हैं, और गौतम बुद्ध नगर की सीट भी पहले से अधिक मार्जिन के साथ हम लेंगे। सवाल का जवाब तो दिया नहीं। ऐसे है जो टिकट मांग रहे हैं, डीएम है गौतम बुद्ध नगर लोकतांत्रिक पार्टी में हमेशा बहुत सारे टिकटान होते हैं, होंगे, रहेंगे। ये लोकतांत्रिक पार्टियों का सौंदर्य है। तय करना काम प्रदेश की चुनाव समिति का रिकमेंड करने का है और केंद्र की चुनाव समिति का काम फैसला करने का है। थैंक यू। दीजिए भाई, इतने सारे तो मना कर दो। तो मैंने आपकी खुशामद करी थी। फिर जो मुख्य रूप से लोकसभा की बैठक लेने आए हैं, उनका परिचय कराना आवश्यक समझता हूं। माननीय श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं और हैं। इस व्यवस्था में लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से क्लस्टर के प्रभारी आप हैं और हमारे मध्य आज हम सबको आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मेरे दाईं तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, मेरी बाईं तरफ श्री हरीश ठाकुर जी जो पश्चिम क्षेत्र के महामंत्री हैं, और गजेंद्र जी से आप सब परिचित हैं। गजेंद्र मावी जी जनपद के जिलाध्यक्ष हैं और उनके बराबर में इस लोकसभा चुनाव की दृष्टि से लोकसभा चुनाव के प्रभारी श्री अनिल सिसोदिया जी हैं। तो मैं सीधे माननीय धनखड़ जी से आग्रह करूंगा कि वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप जो उनसे पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिएगा। तो मेरा नाम वहाँ नहीं छपा पैसे पहले मैं दे अखबार में इसको ठीक छाप देना भाई। हिंदी में धनखड़ लिखता हूँ और अंग्रेजी में धनकर लिखता हूँ।
धनखड़ की सी थी, अंग्रेजी हो ही नहीं हो सकती, ही नहीं सकते। इसलिए वो मैंने काफ़ी कोशिश की, बाद में 2 अलग अलग स्पेलिंग का डॉक्टर मैं इससे पहले हरियाणा का अध्यक्ष था, उससे पहले हरियाणा में मंत्री था 5 विभाग का, उससे पहले मैं किसान मोर्चा का 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष था। ये पार्टी जी मेरे साथ में किसान मोर्चा में महामंत्री थे, और मॉडर्न स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का भी लोहा मिट्टी इकट्ठी करने का कोऑर्डिनेटर था, आप उसमें मेरे साथ थे। 2007 में, थोड़ी आवाज़ कम करो एडमिट में, 2007 में मैं पश्चिम का प्रभारी भी था। 2007 के चुनाव में यहाँ की 65 सीटें देखता था। उससे पहले भी उन्होंने कहा कि एक बार राष्ट्रीय सचिव था, मैं जब पंचायती अध्यक्ष थे, फिर से राष्ट्रीय सचिव। अभी मेरे जो मैं ये 5 सीटों में घूमने की ड्यूटी अभी लगी है। तो आज यहाँ गौतम बुद्ध नगर में हूँ, कल बागपत और मेरठ में रहूँगा, बाद में बुलंदशहर में रहना है और गाजियाबाद में रहना है। मिशन 2024 एक तरह से लॉन्च हो गया है। आज पहली बैठक है पार्लियामेंट्री बोर्ड की। मुझे लगता है कि कुछ टिकटें भी शायद रात अनाउंस हो सकती है। 400 पार लक्ष्य है हमारे नेता का दिया हुआ, 370 जो है वो बीजेपी के लिए है, तो हम सब उसी में लगे हैं। लेकिन देशव्यापी वातावरण है और अच्छा वातावरण है, और इस वातावरण का कारण है कि हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और गौरवान्वित महसूस करने के कई सारे कारण की 10 वर्षों में उत्पन्न हुए। एक कारण जो हमने अभी राम मंदिर जो है 500 साल बाद हमारी 21वीं पीढ़ी ने इसी शरीर से, इसी देश से राम को प्रतिष्ठित हुए थे देखा, उस संघर्ष के हम सब हिस्सेदार थे। ऐसे ही अन्य देवस्थानों का भी जो पुनरुद्धार हुआ। ऐसे बहुत सारे महानायक लोग थे जिनको भुला दिया गया था, लेकिन आज सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर्तव्य पथ पर है। कांग्रेस पार्टी ने जिस झंडे को, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 43 को फहराया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज़ाद करा के, जिसको डीसेरेमोनियल कर दिया था, आज वहाँ सबसे ऊंचा झंडा फहरा है। यानी आज़ादी के उन सेनानियों को आदर मिलना जो जिनको छुपाया गया था, जिन पर इस तरह के नाम से फिल्में बनी, आपने देखा होगी कि फॉरगेटन हीरोज, फॉरगेटन आर्मीज, उन सबको सम्मान इस काम में मिला है। तीसरी बड़ी बात है कि भारत और भारतीय दोनों का सम्मान बढ़ा है। दुनिया में जितने भारतीय रहते हैं अब अधिक गौरव के साथ रहते हैं। भारत का स्थान दुनिया में बढ़ा है। सबसे बड़ी तरक्की कहते हैं कि आर्थिक तरक्की होती है, और हमारे देहातों में अपने यहाँ एक कहावत होती है कि किसी भी प्रकार का ड्रामा किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका नहीं हो सकता। लेकिन आज भारत जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और तीसरी की तरफ जाने की जो उसकी तैयारी है, इससे भी भारत को एक मजबूती उस नाते से मिली है कि वो 4 देश हमसे ऊपर हैं। हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हम अपने अगले कार्यकाल में तीसरे नंबर पर पहुंचेंगे, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देंगे। और भारत की आगामी पीढ़ी के लिए उनका संकल्प है कि हम चीन और अमेरिका के बराबर जाएं, उससे आगे जाएं। हम अमृत काल में 2047 तक तीर्थ यात्रा करें। आज मुझे याद है कि मैं हरियाणा से आता हूँ, हमारे ज़्यादातर पश्चिम उत्तर प्रदेश के लेक्चरर बहुत होते थे, लेकिन उस समय पढ़ाई भी एक औसतता पर थी। मतलब मुझे ये कहने में कोई एतराज नहीं है। हमारे एक अंग्रेजी के टीचर थे सरदना के, J.K. गुप्ता जी, कहते थे सागर में से गागर भर दी है, पास मार्क ले लेंगे। तो उनके घर भी गया था जब 2007 में मैं इंचार्ज था, तो उस समय ये भाव सब सर्वव्यापी था कोई। लेकिन आज स्टार्टअप वाली जनरेशन है, आज 98, 99, 100% वाली जनरेशन है। आज भारत हर क्षेत्र में दूसरों के नजरिए पर नहीं चलता। आपने, मुझे बहुत खुशी हुई जब इंडिया टुडे की पत्रकार ने अल जजीरा को, टाइम्स नाउ को, वाशिंगटन पोस्ट को ये बताया कि भारत को भारत के नजरिए से देखो। आप जो टिप्पणियां आज कर रहे हो, तो मुझे वो समय भी याद है जब ये अखबार जो लिखते थे वही भारत के अखबार लिखते थे। लेकिन आज भारत को भारत
के नजरिए से सोचा जा रहा है। तो ये जो बड़े बदलाव है भारत में, और एक अब भाजपा उपलब्धियों की चर्चा नहीं करती कि हमने ये किया, नहीं, परिवर्तन जो नीचे परिवर्तन हुए 2014 से पहले लोटा बोतल लेकर बाहर जाते थे, मेहमान भी आ जाता तो शाम के समय कहते थे उठाओ बोतल, उठाओ लोटा, चल तुमको घुमा रहे हैं। आज पूरे भारत में बदल है। हमारी माताएं बहनें किस प्रकार से ईंधन इकट्ठा करती थी, उपले पोसे बनाती थी, रखती थी, आज हर घर में रसोई गैस है। इतनी दूर से पानी सर पर रख के लाने का चारों तरफ एक वातावरण था, कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा का अंतर में देखता नहीं था ऐसे ही, लेकिन आज हर घर में नल से जल है। तो ये जो बदलाव हमने देखे हैं, आज राजीव गांधी का वो बयान मुझे याद है कि 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं, लेकिन आज किसान सम्मान निधि के 2000 के 2000 पहुँचते हैं। बहुत बड़े बदलाव उस समय नीचे के स्तर पर हमने देखे। तो अंतिम व्यक्ति तक जिस प्रकार का बदलाव, जिस प्रकार से कोरोना के समय में देश को अच्छे से संभालना, वासुदेव कुटुंबकम की भावना को मजबूत करना, और मैं कहूँगा कि मुझे इस बात का भी पात्र है कि मेरी ही पार्टी ऐसी है जिसका संगठन पन्ने तक है, जिसका कार्यकर्ता परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, पसीना बहाता है, और सरकार होते हुए भी संगठन का काम करता है, सेवा का काम करता है, हमेशा खड़ा रहता है। इस प्रकार का संगठन खड़ा करने का हमने काम किया। बहुत सारी पार्टियां केवल नारे पर, जातीय समीकरणों पर चुनाव जीतती रही, नैरेटिव बनाकर, या यहाँ बहुत सारे शब्द चलते थे, आपको याद होगा कैसे शब्द बनाए जाते थे, कैसे जोड़े जाते थे, 2 जातियाँ जुड़ गई, 3 जातियाँ जुड़ गई। उससे अलावा इस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास के आधार पर हम अगले चुनाव में जा रहे हैं। एक देश में उत्साह का वातावरण है, और उस उत्साह से यहाँ भी सभी सीटों पर विजयी होने का वातावरण है। जो मैंने अभी 1 घंटा भर से मेरी गपशप हुई है, तो अच्छी स्थिति में लगता है कि ये बहुत बड़ी लोकसभा है, और पिछली बार से अधिक मार्जिन से यहाँ चुनाव जीते हैं। तो ये बातें मुझे कुछ आपसे साझा करनी थी। आपने आज बैठक भी अपने एजेंडा क्या है आपका? एजेंडा यही है कि संगठनात्मक जो संरचना है उसको आज मैं यहाँ जो बताऊँगा वो कल तक बनने वाले तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता, यही काम है। ये जो मेरे साथ टोली आने वाली है आज बैठने के लिए, सबसे पहले जो लोकसभा की एक संचालन समिति है, प्रबंध समिति है, विधानसभाओं की है, वो आखिरी व्यक्ति तक चीज़ें पहुँचाकर और घटित करना है। वो मशीनरी कितनी चुस्त पुस्त है, जो भी चीज़ें हम देना चाहते हैं वो आखिरी व्यक्ति तक पहुँचती हैं। इसी प्रकार से जो सरकार काम कर रही है, जैसे आपके माध्यम से भी हमारा काम कल आप छापे में जाएगा, लेकिन जब हम अपने मोर्चों से बात करेंगे वो अपने अपने क्षेत्र में उस बात को नीचे तक पहुंचाते हैं। हम प्रबुद्ध लोगों से बात करेंगे तो समाज के उस वर्ग में वो बातें जाती हैं। तो सभी तक वो विषय भी जाना जो इस समय के विकास की कथा और गाथा है। लेकिन पहली बैठक जो है वो संगठनात्मक काम किस प्रकार से घूमता है उसको भी मजबूत करने की है, दुरुस्त करने की है। इस काल को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य काल कहा है, वोटिंग तक ये हमारे लिए कर्तव्य काल है। हम इस समय पूरा समय देकर सब लोग लगभग काम कर रहे हैं। यानी आप दाखिले वाला नारा हमारे लिए कर सकते हो, अहिंद मिशन सेवा में नहीं पाए। सर, चुनाव के लिए कार्यशैली में कुछ बदलाव किए गए हैं? कार्यशैली, हाँ जी, जो आगे आप तैयारी कर रहे हैं उसकी दिख रही है ना कार्यशैली। हमारे जैसी कार्यशैली किसकी है? नीचे तक संगठनात्मक संरचना। आप इसी संगठन में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्र अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष को एक लाइन में खड़ा हुआ देख सकते हैं। लेवल की संरचना ये हमारे पास है। उस संरचना की गतिविधि हमारे पास है। अलग अलग दायित्वों के साथ कार्यकर्ता प्रभारी है, संयोजक है। तो ये अलग अलग ड्यूटी के साथ विस्तारक है, वो कार्यकर्ता हमारे पास है। सबकी ड्यूटीज बती हुई है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव और संगठनात्मक कार्य पद्धति विशिष्ट है, अन्य किसी दल के पास इस समय नहीं है। जिला इकाई का अभी तक गठन नहीं हुआ है। चुनाव में जा रहे लोकसभा चुनाव के इस अभी हुआ नहीं, कैसे गठित है हमारी कमेटी?
बताइए जिला गठित है कमेटी गठित है, हमारी कमेटी में कोई परिवर्तन नहीं है। तो जिला इकाई पुरानी हाँ वो वही है, गठित है। जो पहले थे मतलब पदाधिकारी, हाँ वही पदाधिकारी है, उन्हीं के साथ आ रहे हैं। सर बात की जाए आपके जो सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनका भी कई गांव में विरोध हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कई गांव से उन्हें वापस भी लौटाया गया उनके देखिए, काफिले को। भारतीय जनता पार्टी जैसे एक समय में देखता था, मैं बहुत वर्षों से काम में हूँ, जैसे मैंने अपने परिचय में बताया 96 से भाजपा के काम में हूँ। एक समय था कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होती थी, बहुत सारे राज्यों में एक बार सरकार आती थी, नहीं आती थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी को इनकम्बेंसी में बदलना सीख लिया है, और इसलिए आप गुजरात में देखेंगे हम कितने वर्षों से हैं, मध्य प्रदेश में हम कितने वर्षों से हैं, अब उत्तर प्रदेश में भी हम लगातार चल रहे हैं। कुछ सेक्टर में, कुछ सेक्शन में कहीं भी अगर इस प्रकार की चीज आती है, अब उस सारी को संभालना, उससे आगे बढ़ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सीखा है। मैंने अभी जैसे दावा किया और आप रिजल्ट में देखना, पिछली बार से अधिक मतों से हम इस लोकसभा को जीत कर आएंगे, हमारा अंतर बढ़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ कोलिएशन भी आ रही है, बात होगा जो चीजें होती जाएंगी वो आपके सामने आती भी जाएंगी, उस समय आप लिखेंगे भी, उस पर आप स्टोरी भी करेंगे। कौन सीट का है संभावना कुछ? नहीं, वो तो सब दिल्ली से जो होना है लोकसभा के विषय का, वो दिल्ली से जानकारी है। और कभी भी आ सकती है लिस्ट, तो इसलिए लगातार आज मेरी जानकारी है कि उसमें उत्तर प्रदेश पर भी चर्चाएं होने वाली हैं। कितनी सीटें आएंगी तो ये नहीं कह सकता, लेकिन आज की चर्चा की सूची में उत्तर प्रदेश भी है और जल्दी ही सूचियां जो है वो आने वाली है। वैसे भी यहाँ का इलेक्शन पिछली बार का 2019 का हम देखें तो शायद पहले दौर में इस क्षेत्र का इलेक्शन था, तो शायद सबसे पहले सूचियां आने वाली जो है संभावना मैं कह रहा हूँ। करना काम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में है, क्योंकि वो मेरे काम का हिस्सा नहीं है, लेकिन संभावना मैं कह रहा हूँ कि जल्दी होने वाला है। कई लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? निश्चित एक पूर्व एक IAS अधिकारी भी हैं जो भाई निश्चित रूप से टिकट मांगना राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का अधिकार है। अभी मैं दोपहर पहले हरियाणा की चुनाव समिति में था और इलेक्शन कमेटी की बैठक में 12-12, 13 लोग मांग रहे थे। नेचुरल है, कहीं और भी ज्यादा हो सकते हैं, तो ये तो स्वाभाविक है। लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक पार्टियों में लोग टिकट मांगेंगे, जिसको प्रदेश की चुनाव समिति और केंद्र की इलेक्शन कमेटी जिनको योग्य समझेगी वो टिकट देगी। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।